ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए? ऐसे में 10-12 आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिनसे का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मेहनत की जो कमाई है वो खराब नहीं जाएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। 10-12 डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए, अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर क्या देखा गया है कि हम कई बार डॉक्यूमेंट देखने में थोड़ी बहुत चूक कर देते हैं और ऐसे ही हम प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। वो प्रॉपर्टी किसी और ने किसी और को आगे बेच रखी होती है, यानी कि किसी और का उस पर मालिकाना हक होता है और प्रॉपर्टी चली जाती है और हम मसले में फंस जाते हैं और फिर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई चली जाती है बेकार। तो सबसे पहले आपको देखना होता है टाइटल डॉक्यूमेंट, यानी कि विक्रेता जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई, क्या रिसोर्सेज थे। देखो, प्रॉपर्टी मुख्यतः मेन तौर पे 3 तरीकों से होती है। सेल डीड, अब आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके लिए सेल डीड तो बनी होगी, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने हैं। पहली बात तो ये समझ लो, आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से देखने हैं कि उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कैसे। उसके पास सेल डीड तो बनी होगी। दूसरा, मान लेते हैं सेल डीड नहीं है उसके पास, गिफ्ट डीड होगी। अगर उन्हें किसी जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उन्हें किसी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है तो गिफ्ट डीड तो जरूर बनी होगी और वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड भी की होगी या नहीं की होगी। इस बात का भी आपको पता कर लेना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। उन्होंने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से खरीदी है तो वहां पे कन्वेंस डीड ड्रा होती है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उसके पास जिससे आप प्रॉपर्टी आपको मिली है, जिससे उसके पास प्रॉपर्टी मिली है, जो उसके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेने चाहिए। यहां आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम जनरली क्या होता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, आम बोलचाल में जिसे हम बोल देते हैं मुख्तियारनामा के तहत हम प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी बोल देते हैं हिंदी, या मुख्तियारनामा बोल देते हैं। उसके तहत प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय सेल परचेज करते हैं। तो पहली बात तो यह समझ लो जो सरासर इलीगल है, उसका कानून में कोई मान्यता नहीं है। अक्सर हम अपनी स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में थोड़ा सा लालच कर लेते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी को जीपीए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा के थ्रू बेचने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल इलीगल तौर पे है। इसका मतलब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर उसके पास जीपीए है जो मुख्तियारनामा यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसने किसी मुख्तियारनामा से प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी ना खरीदें। पहला, उसे नाना बाबा कह दे। जब उसमें डिस्प्यूट आएगा ना किसी तरह का, तो आपकी प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बात समझ लो, जान लो। बहुत काम की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम बहुत आते हैं। अगला डॉक्यूमेंट समझे कि कोई चैनल डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, किसने एक्स ने वाई को, जेड। भाई किसने किसको बेची उस चीज का प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, किस तरीके से हुई ये प्रॉपर्टी, किसने, मतलब ये सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। इस बात का आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। जब भी कोई रजिस्टर्ड डीड बनती है तो उसमें सारी बातों का हवाला दिया जाता है कि ये जो मैंने आपको बताया सारे स्टेपों का हवाला दिया जाता है। जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनको कहां से मिली, उन सब बातों का इसमें हवाला होना चाहिए। इसे चैनल डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से देखने चाहिए कि चैनल क्या था। अगर आपको प्रॉपर्टी विल से मिली है तो विल में उसका प्रॉपर नाम है। विल होने के बाद उन्होंने अपने नाम पर उसको प्रॉपर्टी को करवाया कि नहीं करवाया, इस तरह की सारी चीजें होती हैं चैनल डॉक्यूमेंट में, हमें देख लेनी चाहिए, जांच परख कर लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर किसी ने बैंक पे लोन तो नहीं ले रखा, कोई टैक्स बाकी तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो नहीं है। इस सर्टिफिकेट के बारे में जनरल हम जानने की कोशिश कम करते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष पर। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएं, सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर्म नंबर 22 उसकी प्रॉपर्टी भरें और उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल डालिए। थोड़ी बहुत नॉमिनल सी सरकारी फीस होती है, वो फीस आप दीजिए, आपको उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, सारा ब्यौरा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा, किसने बेचा, कितना टैक्स लगा, इस तरह की कोई सारी जानकारी आपको
मिल जाएगी। कोई बाकी कुछ बकाया तो नहीं, कोई किसी ने लोन ले रखा है, उसने कुछ इस तरह का है, तो फॉर्म 15 के तहत आपको अगर नील आ जाता है या नील होगा तो नील की रिटर्न दे देगा कि भाई ये नील है इसका। अगर कुछ बाकी होगा तो फॉर्म 16, तो फॉर्म 16 का आपको जवाब दे देगा। लेकिन इसमें एक बात की लिमिटेशन होती है इस प्रोसेस में कि जो डिपार्टमेंट जमीन ऑफ रजिस्ट्री करता है, अगर उसके पास कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है फिर तो अलग बात है। अगर उसके पास जानकारी है तो आपको जानकारी दे देगा, अगर उसके पास जानकारी है ही नहीं तो आपको जानकारी नहीं दे पाएगा। ज्यादातर ये काम आ जाता है, मतलब ज्यादातर जानकारी मिल जाती है। इससे, इस जानकारी से आप जो फ्रॉड हो सकता था उससे आप बच सकते हैं। अब बात आती है, क्या किसी वकील की जरूरत पड़ती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय? अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या आपको किसी वकील को एंगेज करना पड़ेगा? इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, आप वकील को ये कहिए कि आप इस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाकर हमें दे दीजिए। इसमें वो बताएगा कि आपका टाइटल है, इस तरह से मुक्त है, नहीं है, जो भी उसके प्रोसेस है। अगला है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिले, ये बात भी समझ लो। पर जनरली क्या होता है कि डॉक डेवलपमेंट के कोई जमीन लेता है तो उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आमतौर पर मिल जाता है वहां के लोकल डिपार्टमेंट से। जैसे मतलब ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उस तरीके से मिल जाता है, जो भी वहां का लोकल डिपार्टमेंट है, जो कि जिसने उसकी बिल्डिंग को बनाया है, उस प्रॉपर्टी को बनाया है, किसी प्लान के अकॉर्डिंग ही बनाया होगा, तो उससे आपको वो मिल जाएगा। उनके पास तो चेक कर लेना चाहिए कि वो है कि नहीं। 5वां पोजेशन लेटर। अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं तो आपके पास बिल्डिंग का पोजेशन लेटर होना अनिवार्य है, जरूरी है। ये गवर्नमेंट तब देती है, ये डॉक्यूमेंट तब देती है जब आपने सभी तरह की कानूनी फॉर्मेलिटीज को अच्छे से पूरा किया, ना कि ताक पर ना रखा हो, कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया हो। अगला पॉइंट है मॉर्गेज। आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई तो आप उसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं, ये भी जान लें कि उसने किसी लोन के बदले मॉर्गेज तो नहीं दे रखा। अदरवाइज जो बैंक में मॉर्गेज है वो आप उस प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीद पाएंगे। लोन के बदले दे देते हैं ना, कुछ लोग प्रॉपर्टी को ऐसे रख देते हैं, तो उसे आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। टैक्स रिसिप्ट देख लो। अगला पॉइंट है कि जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लोकल म्युनिसिपल कमेटी होती है जहां की, उस एरिया की, तो वहां वो जो टैक्स लेती है, बेसिक से जो टैक्स होते हैं, आपको ये देखना जरूरी है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उसने, जब आप प्रॉपर्टी खरीद उससे पहले के टैक्स क्या उसने भरे कि नहीं भरे। ऐसा ना हो कि वो सारी लायबिलिटीज आपके ऊपर आ जाए। दूसरा, इसका ये फायदा होगा कि कल जो वो डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर्टी, ये भी पता चल जाएगा कि किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी दर्ज है, कि प्रीवियस ओनर ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। टैक्स रिसिप्ट से पता चल सकता है कि इस प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, इस प्रॉपर्टी पर किसका नाम दर्ज है। अगला पॉइंट क्या है? यूटिलिटी बिल। आपने प्रीवियस ओनर से सुनते हैं कि सारे यूटिलिटी भर दिए हैं कि नहीं भरे हैं, ये सारा इस बारे में भी पता होना चाहिए कि यूटिलिटी बिल भरे कि नहीं भरे गए। अगला पॉइंट है कार अलॉटमेंट लेटर। अब जितनी मेट्रो सिटीज हो रही हैं, देखो आजकल तो, क्योंकि कार पार्किंग, कई बार सुना है ना, कार पार्किंग को लेकर बड़े लफड़े हो जाते हैं भैया, तो कार पार्किंग का भी सर्टिफिकेट होता है। ये भी देखना जरूरी है कि क्या आपको कार अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कार अलॉटमेंट के चक्कर में आपके ठाए पता नहीं क्या क्या हो जाता है आजकल तो। क्योंकि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास कार पार्किंग है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपको फ्यूचर में उसकी दिक्कत आए। अगला पॉइंट ये है कि जब भी उस बात से रिलेटेड है, जो किसी ने किसी कॉलोनी वगैरह में आप फ्लैट लेते हैं, वहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है जो एनओसी देगी। वहां पर भी एनओसी देखनी पड़ती है कि एनओसी दी है उसने कि नहीं दी है, कि मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी के भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ऐसा ना है कि सोसाइटी में रह रहा है और कह रहा है कि मैं बाद में दूंगा, और जब वो अगले की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके ऊपर वो सारा भांडा फूट जाता है कि भाई ये बिल आपको चुकाना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है म्यूटेशन। हिंदी में इसे कहेंगे जमाबंदी। जमाबंदी से अभिप्राय ये, जमाबंदी प्रॉपर्टी किसके नाम है, इस बात का भी पता होता है कि ये एक रैशनल एविडेंस होता है। आपको ये देखना होता है कि सरकारी दस्तावेजों में प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर के नाम है भी कि नहीं है। जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप ये अपने नाम पर दर्ज करवा लें, इस बात का ध्यान रखें। जमाबंदी, इसे जमाबंदी कहते हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी को करवा लें।
करवा लेना चाहिए। जमाबंदी रजिस्ट्रेशन लोकल भाषा में इसे कहेंगे कि प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा लेना, आम बोलचाल में हम इसे ये कहेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली। अगर कुछ भी नया जानने को मिला तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू, धन्यवाद।